Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to teach you a short story of Martin Luther King Jr. The story that we are going to analyze, that we are going to explain is I have a dream. मेरा एक ख्वाब है या मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब ये नहीं है कि जो रात को सो के देखते हैं, ये है कि एक उम्मीद लगाई मैंने कि ऐसा हो जाए। जिस तरह हम कहते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे, ये ख्वाब देखा हमने। तो ये ख्वाब देखने का मतलब है कि जागती आंखों से ख्वाब देखा। वो भी ऐसा ही ख्वाब देख रहा है। लेकिन लेट मी टेल समथिंग अबाउट द ऑथर। The author, that is Martin Luther King Jr., was born in 1929 and died in 1968, and he was an American baptism minister. ये बैप्टिज्म मिनिस्टर क्या होता है? बैप्टिज्म मिनिस्टर यहाँ से मुराद है क्लर्जी मैन को कहते हैं, प्रीस्ट को कहते हैं, पादरी को कहते हैं। जिस तरह देखें हमारे उलमा की इकसाम है ना, छोटी मस्जिद में हो तो मौलवी साहब हैं, थोड़ी सी बड़ी में हो तो आलम है, थोड़ा और बड़ा हो तो मुफ्ती साहब हैं, और बड़ा हो तो रिसर्चर है, फ़िलासफ़र है, फिर किसी के पास निकाह का रजिस्टर है, निकाह खान है। सारे निकाह खान तो नहीं होते, वो कोई छोटी मस्जिद का मौलवी है कि गांव की मस्जिद का मौलवी है, किसी के ज़िम्मे कोई काम है। ऐसे ही इनके भी होते हैं। पादरी भी कहते हैं, प्रीस्ट भी कहते हैं इनको, बिशप भी कहते हैं इनको, फादर भी कहते हैं इनको, और जो है इसी तरह मिनिस्टर भी कहते हैं इनको। मिनिस्टर तो मुराद। अब बैप्टिज़म क्या होती है? बैप्टिज़म यानी कि एक रस्म है जो क्रिश्चियन जो हैं वो एक चर्च के अंदर ये अदा की जाती है। बच्चे को उसके ऊपर पानी छिड़काव करते हैं उसको पाक करने के लिए, या पानी में डिप करते हैं, या पानी उसके फोरहेड पे पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। इस तरह की एक रस्म है। उस रस्म अदा करने वाला एक अलग से मौलवी होता है, अलग से प्रीस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिनिस्टर और बैप्टिज़म मिनिस्टर। उसे कहते हैं क्लर्जी। ऐसा क्लर्जी जो बैप्टिज़म कराता हो। क्योंकि हर चर्च में ये नहीं होता। वेडिंग सेरेमनी जहाँ होती वहाँ और होता है, और क्लर्जी होता है, क्लर्जी मैन होता है। जहाँ पे जो फ्यूनरल का होता है, मरने का होता है, वो और क्लर्जी मैन होता है। तो ये यहाँ जो बात हो रही है ये बैप्टिज़म मिनिस्टर की हो रही है, जो ये रस्में अदा करवाते हैं इन दी चर्च में, उसी की बात यहाँ हो रही है। एक्चुअली इसका जो मार्टिन लूथर का जो फादर था ना, उसका नाम भी मार्टिन लूथर किंग था। और तीसरी बात, इसका जो बेटा था उसका भी नाम मार्टिन लूथर किंग था। यानी देयर वर 3 मार्टिन लूथर किंग, 3 थे। इसलिए उसने मार्टिन लूथर 1 कह दिया, मार्टिन लूथर 2 कह दिया, मार्टिन लूथर 3 कह दिया। हम 2 की बात करने वाले हैं। अच्छा, आपने एक ज़िमनन बात करता चलूँ, आपने मिस्टर चिप्स का नावल पढ़ा था ना, उसमें भी ऐसा ही था कि जिससे व्हेन मिस्टर चिप्स वाज टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास इन द हॉल, देयर वर 500 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द हॉल, और वन ऑफ देम ड्रॉप्ड द लिड ऑफ द डेस्क। एक बच्चे ने डेस्क गिराया था नीचे, आपको याद होगा उसका नाम जो कोले था, कोले। फिर वो पढ़ के चला गया, उसका जो बेटा पढ़ने आया उसका नाम भी कोले ही था। फिर वो पढ़ के चला गया, उसका जो बेटा पढ़ने आया उसका नाम भी कोले था। तो वहाँ भी एक 3 कोले वहाँ भी सामना करना पड़ा था मिस्टर चिप्स को। यहाँ भी इसी तरह 3 जो है ना मार्टिन लूथर किंग आपको मिलेंगे, और ये नीग्रो थे, हबशी थे। और ये अब ये इसकी बैकग्राउंड क्या है देखें। इसकी जो है ना आई हैव अ ड्रीम, ये एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, इसमें 5 मिनट की स्टोरी है सिर्फ, लेकिन इसका बैकग्राउंड बड़ा वसी है, बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। इससे पीछे एक स्टोरी छुपी हुई है। ये एक रिलीजियस स्टोरी भी है एज वेल एज ये एक पॉलिटिकल स्टोरी भी है। आप देखें, सदियों से अमेरिका में काले और गोरे इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से, सैकड़ों दहाइयों से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन कभी भी कालों को गोरों वाले हकूक़ नहीं मिले। असल में गोरे जो है ना, खा वो क्रिश्चियन है, खा वो यहूदी हैं, वो ये समझते हैं कि वी आर वेरी क्लोज टू गॉड, हम खुदा के ज़्यादा करीब हैं, और काले काले जो है ना वो खुदा के करीब नहीं हैं। और वो भी ऐसा ही समझते हैं। आपको एक नावल आपने पढ़ा था, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये जोसेफ कॉनरेड का लिखा हुआ था। वहाँ भी आपने देखा था कि जब कालों ने एक मुर्गी ख़रीदी थी गोरों से, तो उस मुर्गी पे कुछ झगड़ा हो गया था, तो उनसे वो जो वाइट मैन था, जो गोरा था, वो मारा गया था। तो वो इतने लोग डर गए थे काले कि वो जंगलों में जा चुके थे कि अब हमारे ऊपर अज़ाब इलाही आएगा, हमने गोरे को मार दिया है। मतलब उनके दिल में ये बात पड़ी हुई है कि गोरे जो हैं वाकई अल्लाह ताला के करीब हैं, वो भी समझते हैं ये। तो यहाँ भी ऐसा ही है कुछ। इस्लाम से पहले भी देख लें कालों की क्या इज़्ज़त थी, कालों को ग़ुलाम बना के बेचा जाता था, और अमेरिका में भी ऐसे ही था, गोरों ने अपने ग़ुलाम बना के रखा हुआ था उनको। अब वो ग़ुलामी से निजात नहीं मिलती थी, लिहाजा अमेरिका में कालों के लिए और रूल्स हैं और गोरों के लिए और रूल्स हैं। इस रूल्स की जंग के लिए उन्होंने एक सिविल राइट्स तहरीक शुरू की थी, मूवमेंट शुरू की थी।
उस मूवमेंट का ये हेड था, उस मूवमेंट का ये लीडर था। लीडर को किंग भी कहते हैं। किंग बादशाह नहीं होता, ऐसा लीडर जिसको पता हो कि मेरे राह में कांटे ही कांटे हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। उसको पता है कि मेरी मौत आनी है, इस राह में जहाँ जा रहा हूँ, मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, तो मैंने मरना ही मरना है। और मर भी गया वो। असैसिनेशन हुआ था इसका 1968 में, और यही वजह थी इसको फिर लीडर माना उन्होंने, लीडर को किंग कहते हैं। तो लिहाजा किंग ये मुल्क का बादशाह नहीं था, बल्कि ही वॉज अ लीडर। और लीडर भी ऐसा था जिसको पता था कि इस मुश्किल में, इस राह में जो है ना वो परेशानियां हैं, दुखें हैं, तकलीफ़ें हैं, इसी राह के लीडर के लिए वर्ड किंग यूज़ किया उसने। और मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया, क्लर्जी मैन को मिनिस्टर कहते हैं। अब ये जो बंदा था, इसने ये तहरीक शुरू की। क्यों शुरू की, क्या शुरू की, क्या इसके जो मोटिव्स इसको मिले कि नहीं मिले, वो एक अलग बहस है। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। तो वो कह रहा है कि मैं जो था, ये बिप्टिज़म का जो एक्सपर्ट था, बिप्टिज़म कराता था अपने चर्च में, तो इसका फादर का नाम भी यही था। हु बिकेम द मोस्ट, और ये फिर जो था ना, ये ही बिकेम द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पोक्समैन एंड लीडर इन द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। ये इस तहरीक का नाम है, अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल तहरीक जिसे कहते हैं लोगों के बारे में। तो फ्रॉम ये 1955 से शुरू हुई थी और इसकी डेथ तक, असैसिनेशन तक 1968 तक ये तहरीक चलती रही थी। और ड्यूरिंग द लॉन्ग मार्च, ये अच्छा, अब ये हुआ ये था, देखें कि ये चूँकि ये तहरीक थी, तहरीक शुरू कैसी हुई थी, पहले इसके थोड़ी सी बैक पे चलते हैं। देखें, मैंने कहा ना कि जब से ये दहाइयों से इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन कालों को हुकूक नहीं मिल रहे थे। कालों के स्कूल अलग थे, अगर स्कूल एक है तो पीछे सीटें अलग थीं, बस में इनकी सीटें अलग थीं, इनको कोई बैठने नहीं देता था, होटल में इनके अलग बैठने की जगह थी, जिससे कहते हैं ना कि इंडिया में शूद्र को समझा जाता है, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी है, बड़े जो छोटे को समझते हैं, मिलना उससे गवारा नहीं करते, बात करना गवारा नहीं करते, हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। इससे वो बदतर लोग थे वो, यूँ कह लें इंडिया में शूद्र का जो हाल है, तो वहाँ कुछ ऐसे ही गुलामों के साथ समझा जाता था। ये तहरीक चली थी 1955 से 68 उसकी डेथ तक, कि हम राइट्स जो है ना, इक्वलिटी की बात करते हैं। वो मार्टिन साहब कह रहे थे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, उसका फादर भी यही कह रहा था, और इसमें और लोग भी काफ़ी जुड़े हुए थे। और ये काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर है, नेट पे पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ उसने सिर्फ शॉर्ट सी बात की है कि हम क्या चाहते हैं। जब ये तकरीर स्टार्ट होती है, शुरू होती है, मैंने बताया ना, ये तहरीक जो थी एक लॉन्ग मार्च था, वाशिंगटन की तरफ ये लोग जा रहे थे मार्च करते हुए। और ऐसा मार्च आप खुद बताएं, पूरे वर्ल्ड, पूरी जो है ना उस कंट्री से, यूएसए से लोग इकट्ठे हुए थे। ब्लैक की बात कर रहा हूँ, नीग्रो की बात कर रहा हूँ। नीग्रो जो थे वो पूरे कंट्री से यहाँ आए थे इसकी तकरीर सुनने, लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने के लिए वाशिंगटन की तरफ। उन्होंने एक देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन द स्ट्रीट, ये मार्चिंग टुवर्ड द वाशिंगटन की तरफ ये बढ़ रहे थे ये लोग। वहाँ इसने ये तकरीर की थी। उसी तकरीर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। उस तकरीर, मैंने बताया ना, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर है। उसी जो तकरीर थी वो वाशिंगटन की तरफ जा रही थी। ये बात है अगस्त 28, 1963 की। तो ये तहरीक क्यों चली, इसके पीछे एक वजह थी। वजह ये थी कि वहाँ जो मोंटगोमरी अलबामा जो बस सर्विस है, इंटरसिटी बस चलती है, उस बस में बैठने के लिए ब्लैक लोगों के लिए पीछे जगह होती थी और जो वाइट हैं वो आगे बैठते थे। वहाँ 3 जो थी ना नीग्रो वुमेन, वो बैठ गई अगली सीटों पे। उनमें एक जो था ना रोज़ पार्क्स, मैंने नाम लिखा होता, रोज़ा पार्क्स भी था उनमें एक। तो जब इसको कहा ड्राइवर ने कि आप उठ जाए यहाँ से, ये सीट खाली कर दें गोरे के लिए, तो उसने फिर क्या किया, शी रिफ्यूज़ड टू लीव द सीट फॉर वाइट मैन। उसने कहा नहीं, मैं सीट से नहीं उठूँगी। ज़ाहिर है उसने वायलेशन की थी, कानूनी तौर पे उनको इजाज़त नहीं थी ना वो। तो शी वाज अरेस्टेड एट द स्पॉट, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन 2 घंटे बाद फिर छोड़ भी दिया गया। फिर इन्होंने बसों का बाइकाट कर दिया, वही मोंटगोमरी अलबामा बस सर्विस जो इंटरसिटी चलती थी, उसी के बाइकआउट के सिलसिले में इसको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। फिर इसको जो था ना डेथ थ्रेट मिलने शुरू हो गया कि तुम्हें मार दिया जाएगा। ये जो थी वहाँ एक टेलरिंग की जॉब करती थी, शी वाज ड्रेस मेकर, ड्रेस डिज़ाइनर थी, ड्रेस मेकर थी। और फिर इसने जॉब भी छोड़ दी बेचारी को, जॉब छोड़ के फिर इसने 1957 में फिर ये वहाँ से चली गई और ये इसने इलाका ही छोड़ दिया, मिशिगन में जाके ये सेटल हो गई। अपने जान के लाले पड़े हुए थे इसको ये। तो इसी तरह फिर ये तहरीक शुरू हुई। जब लोगों के साथ, कालों के साथ जुल्म होता गया, तहरीक मजबूत होती गई।
तो इस तहरीक के जो रूए रवां थे, जो प्रोमिनेंट फिगर था, वो कौन था? मार्टिन लूथर किंग था। जूनियर इसलिए रखा कि इसके अब्बू का नाम सीनियर था, तो ये जूनियर इसलिए कहते हैं, किंग इसलिए कहते हैं कि ही वॉज अ लीडर, और मिनिस्टर इसलिए कहते हैं कि ही वॉज अ क्लर्जी मैन, प्रियस्ट था वो। अब इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये क्यों चली थी तहरीक? मैंने आपको वजह बता दी है कि इनको नौकरियों से पीछे रखा जाता था, इक्वल राइट्स नहीं थे इनके लिए, स्कूलों में, बसों में बैठने के लिए, होटलों में बैठने के लिए, तो इनका जो था ना कुछ भी इक्वल नहीं था। तो इसने कहा था कि मैं तहरीक चलाऊँगा। इसने फिर तहरीक चलाई, फिर इसमें इसके सिलसिले में उसका असैसिनेशन हो गया, उसका कत्ल हो गया। तो ये उसने ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब देखा है? अब उसके ख्वाब, अब स्टोरी शुरू होती है। ये सारी बैकग्राउंड थी इसके पीछे। और देखें, आई हैव अ ड्रीम में ना पूरी तकरीर में 8 दफ़ा एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है, 8 दफ़ा। वो क्या है? आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, 8 टाइम। इसे एनाफोरा कहते हैं। जब एक फ्रेज़ बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। तो इसमें आई हैव अ ड्रीम एनाफोरा है, और ये कहने का यही मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि इक्वलिटी हो, देर शुड बी इक्वलिटी इन द कंट्री, मुल्क में इक्वलिटी हो। और इसी चक्कर में उसने ना ये फिर उसने क्राउडेड किया, उसको तकरीर की, लॉन्ग मार्च किया, और उसने कहा था कि उसने तकरीर में अपनी कहा था कि ही कॉल्स आउट द शेमफुल कंडीशन ऑफ रेसिज्म इन अमेरिका। अमेरिका में ये नस्ली इम्तियाज़ चल रहा था ना, ये रेसिज्म था, उसने इसको कंडेम्ड किया। एंड ही स्ट्रेस्ड टू एबॉलिश, उसने इस बात पे जोर दिया कि इसको ख़त्म किया जाए, द इंस्टीट्यूशनल रेशल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। उसने कहा थ्रू यूएसए में ये सारा कुछ ख़त्म किया जाए, नस्ली इम्तियाज़ ख़त्म किया जाए, फ़र्क ख़त्म किया जाए, वी वांट इक्वलिटी। इसने कहा हमने, अच्छा इसके 3-4 मकासद थे, क्यों शुरू की थी इसने, ये सारा बैकग्राउंड चल रहा है अभी। इसके एक मकासद थे, इसने कहा था स्लेवरी का खात्मा कर दें, कि आप लोग हमें स्लेव बना के रखते हैं, वी आर नॉट स्लेव, नाउ वी आर अ फ्री मैन, हम आज़ाद हैं, अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, तो आप कौन होते हो हमें लोग गुलाम बनाने वाले। एक ये इसका मकसद था। दूसरा इसने कहा था कि जो वाइट जो रेसिज्म है, जो नस्ली इम्तियाज़ है, ये ख़त्म किया जाए। किसी बंदे की इज़्ज़त जो है, रिस्पेक्ट जो है, वो तकवे की बुनियाद पे होनी चाहिए, उसके करैक्टर की बुनियाद पे होनी चाहिए, ना कि रंग और नस्ल की बुनियाद पे होनी चाहिए। इसको इसने नुक्ते को उठाया। फिर वाइट सुपरमेसी थी वहाँ, वाइट मैन सुपरमेसी, बड़े जो गोरे थे उनका राज था वहाँ, उनका सुपरिटी थी, उसको चाहते थे ख़त्म करें। फिर इसने इक्वलिटी ऑफ राइट्स, ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता था, पुलिस पकड़ लेती थी, इनके साथ ट्रीटमेंट और होता था, होटलों में ट्रीटमेंट और होता था, बसों में ट्रीटमेंट और होता था, बिल्कुल ऐसा जैसा पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया में मुसलमानों के साथ होता था। तो हर जगह इनके साथ जो है ना, दिस वाज डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर उसने कहा कि ये फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस ये लोग चाहते थे। फिर उन्होंने ये तहरीक चलाई। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तहरीक चलाने के लिए लोगों को कॉल किया कि आप 28 अगस्त को यहाँ इकट्ठे हों सारे, हमने वाशिंगटन जाना है। अब लोग इकट्ठे हो गए हैं, जब इकट्ठे हो गए उनको ये तकरीर कर रहा है, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। इट वाज ऑल बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। वो कहता है, स्टार्टिंग सेंटेंस ये है कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल, कह रहा है मैं बेखबर नहीं हूँ, मुझे पता है आप कहाँ से आए हो, आप जेलें काट के आए हो, आप दूर दराज के सफ़र करके आए हो, आप परेशानियाँ झील के आए हो, आप स्लम्स से आए हो, आप गंदे इलाकों से आए हो, आपने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, आपने लोगों की बातें सुनी, आपको ताने दिए जाते हैं, ये सारा कुछ कह रहा है मुझे पता है। आप किस तरह आप जो थे ना आए हो, आपको बता रहा है ना, कुछ रियासतें हैं यूएसए की, मिसिसिपी की रियासत से कहता है कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अलबामा से आए हैं, कुछ जॉर्जिया से आए हैं, कहता है मुझे सारों का पता है, लेकिन मेरा जो ख्वाब है ना आज़ादी का, कह रहा वो अमेरिका के ख्वाब के अंदर छुपा हुआ है। मतलब ये कहने का है कि अमेरिका का जो मैं ख्वाब देखता हूँ ना, ये पूरा नहीं होगा जब तक यही ख्वाब अमेरिका नहीं देखेगा, यानी कि अमेरिका के लोग नहीं देखेंगे, जो इस तहरीक के जो मुखालफिन है ना, जर्नलिस्ट हैं या वो सिलेक्टेड ऑफिशल्स हैं या वो कम्युनिटी के लोग हैं, कह रहा है जब तक ये लोग ख्वाब नहीं देखेंगे मेरे ख्वाब से कुछ नहीं होता। यानी मेरा ख्वाब, माई ड्रीम इज़ इन द ड्रीम ऑफ अमेरिकन, मैं अमेरिकन के ड्रीम के अंदर मेरा ये ख्वाब छुपा हुआ है। तो कहता है एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम आज़ाद होंगे, हमारा मज़हब, हम मजहबी तौर पे अपनी रसूमात अदा कर सकेंगे, हमारा फ़िरका या मसलक के मुताबिक हम अपनी रसूमात अदा कर सकेंगे। तो ये कह रहा है कि मेरा एक ख्वाब है। अब उसने ख्वाब ने जो 5-6 बातें बताई वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका थीम है पूरी स्टोरी में, बहुत शॉर्ट स्टोरी है, 5-6 बातें उसने की। पहला उसने कहा है कि मेरा ये ख्वाब है कि जॉर्जिया एक पहाड़ी इलाका है,
उसने कहा जॉर्जिया के पहाड़ों पर मेरा जी करता है, मेरा दिल करता है कि द ब्लैक एंड द वाइट, यानी कि हम लोग अफ्रीकन और निग्रो और जो वाइट हैं दोनों एक टेबल पे बैठ के खाना खाएं। यानी जॉर्जिया की बात की है, पहाड़ों की बात की है, जॉर्जिया का इलाका उसके पहाड़ों की बात है, यानी कि शहरों की बात कर रहा है ना। उस शहर में भी कहता है हमारा एक जैसे हो जाएं, भाई बहन की तरह रहें। फिर उसने एक रियासत और की बात की है स्टेट की, डेट इज मिसिसिपी। कहता है वहाँ जो नफ़रत की आग चल रही है ना, मिसिसिपी आपको पता है कि डेजर्टेड एरिया है, सहराई इलाका है ये। कहता है वहाँ जो स्वेटिंग सैंड है ना, नफ़रत की आग से जो झुलसती हुई सैंड है, स्वेटिंग सैंड। कहता है मेरा ख्याल है कि एक दिन ये ओसिस में बदल जाएगी, ये नखलिस्तान बन जाएगी इंशाल्लाह, वो ये उसका ख्याल है। दो बातें उससे होगी। तीसरा उसने कहा था कि मेरे 4 बेटे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इनकी पहचान ये गोरों के साथ रहें और इनकी पहचान रंग और नस्ल से ना हो, बल्कि इनकी पहचान जो है वो करैक्टर के साथ हो। ये अपने बेटों के बारे में सोचा है और ये मेन फिक्रा है इस पूरी स्टोरी में, अबाउट हिज 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों के बारे में, क्योंकि अपने बच्चों को उसने आगे रखा है। तो उसने एक और बात की, उसने कहा जो अलबामा का गवर्नर है ना, वो कुछ शोशे छोड़ रहा है, ही इज़ स्पार्किंग अप द सिचुएशन, वो हालात को ख़राब कर रहा है। तो कहता है लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम मेहनत करते रहोगे, अपने लोगों से मुखातब है ना, अपने लोगों से मुखातब है, अपने लिसनर से मुखातब है, उन लिसनर से कह रहा है कि अपने लिसनर जो हैं जो उसके उनसे कह रहा है कि तुम जो है वो इसको जारी रखो इस तहरीक को। और ही अर्ज्ड हिज लिसनर्स टू वर्क टायरलेसली, उसने कहा अनथक कोशिश करें आप फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक अमेरिकन, और जो ब्लैक अमेरिकन है इनके राइट के लिए आप कोशिश करें, उन पे ये फोकस कर रहा है। फिर कह रहा है जो कह रहा है पहाड़ है, पहाड़ों की चट्टानों पर जो तकब्बर है, नाहमवारियाँ हैं, जो रास्ते में रुकावटें हैं, कह रहा है एक दिन ऐसा आएगा सब रास्ते हमवार हो जाएंगे। मतलब कहना कि ये है कि पर दुनिया सब जो आने वाली राह में परेशानियाँ हैं हमारी आज़ादी की, फ्रीडम की, वी आर फ्रीडम फाइटर एंड ऑल द हर्डल्स विल बी रिमूव्ड सून इंशाल्लाह, वो ये कहना चाह रहा है। तो फिर वो कह रहा है मेरा एक और ख्वाब है कि हम कहते हैं कि जो मायूसी के पहाड़ है ना, जहाँ पे जंगें हो रही, जहाँ पे कालों को मारा पीटा जा रहा है, कह रहा है इन्हीं पहाड़ों में से हम रोशनी की किरण लेकर निकलेंगे, इन्हीं पहाड़ों में से एक रॉक हम काटेंगे जो लाइट होगी हमारी, जो उम्मीद का पत्थर होगा, उसी पत्थर को फिर कहता है हम जो है ना अपना निशान बना के आगे चलेंगे। तो वहाँ नीग्रो ना नीग्रो जो स्लेव था उसने एक गीत गाया था कंट्री के बारे में, जिस तरह आपको पता है कि अल्लामा इकबाल का भी एक गीत है ना पोइम में कि हिंदुस्तान हमारा सारा जहां हमारा, इसी तरह का। तो इसी तरह का एक गीत है जिसमें वो कह कि हमारा यूएसए हमारा है, अमेरिका हमारा है, वो ये नहीं कह रहा कि वाइट का है, हमारा है, दोनों का मतलब है। उसने गीत गाया था, उसके बारे में बात कर रहा है मार्टिन लूथर किंग। वो कह रहा है कि वो गीत जो है ना, मैं चाहता हूँ कि वो गीत जो है ना वो पहाड़ों वादियों और सहराओं में वो गीत गूंजे। अगर वो गीत गूंजेगा ना तो कह रहा फिर क्या होगा, वो गीत जो है, अगर वो गीत हमने, कहता है वो मेरा दिल करता है कि पेनिसिल्वानिया के, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, मिसिसिपी, टेनेसी, ये कह रहा है कि सारे जो इलाके हैं वहाँ ये आज़ादी का गीत गूंजे, मतलब कि हमारी आवाज़ सारे लोग सुने। तो होगा क्या फिर, होगा ये कहता है फिर समझो हम आज़ाद हो गए, फिर हमें समझो कि हमें राइट्स, इक्वल राइट्स हमें मिल गए, फिर हमें जस्टिस मिल गया। बल्कि उसने 3 दफ़ा सेंटेंस ये रिपीट किया है कि समझो हम आज़ाद हो गए, समझो हम आज़ाद हो गए, समझो हम आज़ाद हो गए। और लिखा भी उसने यही एंड पे देखें, उसने कहा है थैंक गॉड वी आर फ्री एट लास्ट, आज़ाद हुए नहीं हैं, ये उसका ख्याल है, उसकी होप है, उम्मीद है आने वाले वक्त की। तो अब ये यहाँ स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। मतलब ये है कि अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए उसने एक तकरीर की है कि आप डटे रहें, अपने काम में डटे रहें, अपनी आज़ादी तक डटे रहें। आज़ादी से मुराद ये नहीं है कि हमने यूएसए से अलहदा होना है, आज़ादी से मुराद है यूएसए के अंदर रहते हुए हमें हमारे राइट्स मिले, इक्वल राइट्स मिले, स्कूलों में राइट्स मिले, होटलों में राइट्स मिले, बसों में राइट्स मिले और नौकरियों में राइट्स मिले। ये जो राइट उनसे छीन लिए गए थे, इनकी बात कर रहा है। अब स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके थीम से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँगा। देखें, इस्लाम ने इक्वलिटी पे ज़ोर दिया है। इस्लाम कभी भी, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, कुछ हिस्ट्री से दूंगा, लिटरेचर से दूंगा और कुछ आपको मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिसालें दूंगा। देखिए, आपको इंडिया में आपने एक नावल पढ़ा था पैसेज टू इंडिया। अब पैसेज टू इंडिया ये एक E.M. फोस्टर का लिखा हुआ नावल था। उसमें देखें, मैंने पहले इंडिया की आपको एग्जाम्पल दिया कि वहाँ कैसा सलूक किया जाता है। तो ये शुरू से ही अलग
सलूक करते हैं कालों के साथ, बल्कि जो ब्रिटिश है ना या अमेरिकन है ये अपने अलावा सबको काले ही समझते हैं। और मैंने इसकी एग्जांपल बेहतरीन आपको देने लगा हूँ। पैसेज टू इंडिया नावल में E.M. फॉस्टर ने लिखा है कि जब जो यहाँ ब्रिटिश आए थे, यहाँ काबज़ हुए थे, डोमिनेट थे, उनकी जो कॉलोनियाँ अलग होती हैं वो किसी को अपने अंदर एंटर नहीं होने देते। और नावल में लिखा हुआ था, इनकी कॉलोनियों के बाहर लिखा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी उनके कुत्ते भी हमारे कुत्तों से बेहतर हैं, उनके लोग भी हमारे लोगों से बेहतर थे। तो अब ये शुरू से डिफरेंस चलता आ रहा है। इसी डिफरेंस को मिटाने के लिए किंग मार्टिन लूथर ने जो था ना वो एफर्ट की थी और एक तहरीक चलाई थी। तो इसी तरह एक जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी हार्ट ऑफ डार्कनेस की, कि मुर्गी के पे झगड़ा हो गया था, फिर इंडिया के तफरके बाद है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। अब मैं कुछ जो है ना इस्लामिक एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ। देखें, एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है। किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर तकवे के अलावा तकवे के सिवा कोई फजीलत नहीं है। बात क्लियर होगी। जब नबी ने कह दिया कोई फ़र्क नहीं है, चूँकि सऊदी अरब में भी ऐसा ही होता था, वहाँ भी जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का तबलीग शुरू की तो क्या था, वहाँ यही तो था ना। वो कह रहे थे हमारी चौधराहट पे डाका डाल रहे हैं आप लोग, आप गुलामों को हमारे बराबर कर रहे हैं, यही तो झगड़ा था सारा। और देखिए उस गुलाम को जिसको आज़ाद कराया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, क्या नाम था उसका, हज़रत बिलाल हबशी। जब हज़रत बिलाल हबशी ने सोचा कि मैंने शादी करनी है, तो आपको पता उसको रिश्ता किसने दिया? जी हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, मालदार आदमी थे और बड़े जलीलुल कदर साहबी थे वो। आपने अपनी बहन का रिश्ता उनको दिया था। आपने कहा मेरे नबी ने ये फ़र्क मिटाया है। मेरे नबी ने कहा कि किसी अरबी को अजमी पे, काले को गोरे को काले पे तरजीह नहीं है, तो मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। और अब्दुर्रहमान बिन औफ वो आदमी है जिसके पीछे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, जिसकी अमामत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। और ये दुनिया में वाहद एग्जाम्पल है कि नबी ने किसी के पीछे नमाज़ पढ़ी हो, एंड दैट वाज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो अब देखें, ये ऐसे मिसालें, तारीख़ इस्लाम ऐसे मिसालों से भरी पड़ी है जहाँ पे ये फ़र्क नहीं है। लेकिन अफसोस है कि अभी तक ये चल रहा है और उनको ग़ुलाम ही समझा जाता है। और अभी भी आए दिन इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं। तो अब इसका थीम भी यही है। देखें थीम क्या है, फ्रीडम फॉर ब्लैक अमेरिकन, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड होप फॉर द फ्यूचर। 3 बातें इसके अंदर हैं, तीनों मैंने आपको बता दी हैं। उसने कहा फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, किसकी फ्रीडम? ब्लैक अमेरिकन की, नीग्रो की बात कर रहा है, हबशी की बात कर रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, और तोड़ फोड़ भी नहीं की उन्होंने, पीसफुल कर रहे थे वो। फिर एंड होप फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर की उम्मीद लेकर। फ्यूचर की उम्मीद उसने बता दी है आपको कि अगर हम आज़ाद हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम आज़ाद हैं, क्योंकि अगर हम ये करेंगे, अगर अमेरिका हमारा साथ देगा, अमेरिकन गवर्नमेंट हमारा साथ देगी, अमेरिकन पीपल हमारा साथ देंगे, तो हमें वो जस्टिस मिल जाएगा, हमें इक्वलिटी ऑफ राइट्स मिल जाएंगे। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।